वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो आज हम 2000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू लिए हुए हैं बहुत ही अच्छे, और आपके अपकमिंग एग्जाम में चाहे वो सीएचओ कर्नाटक के लिए एग्ज़ाम होना हो, सीएचओ यूपी के लिए, किसी भी स्टेट के सीएचओ के लिए, या फिर अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमने लास्ट सीरीज़ में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सीरीज़ में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी आपको ही बताया जाएगा। तो हर एक सीरीज़ में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको उसका आंसर बताना होगा। तो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेक्शन से। तो क्वेश्चन था वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो एक डिफरेंस आपको सिलेक्ट करना था जो कि ह्यूमन बीइंग और जानवरों और एनिमल्स के बीच का है। तो ऑप्शन में था शेयर्ड द बिलीव्स, कॉमन टेरिटरी, परसिस्टेंस इन टाइम, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। तो ह्यूमन बीइंग एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के क्या करते हैं, अपने जो बिलीव्स हैं वो कॉमनली शेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के। बाकी कॉमन टेरिटरी, परसिस्टेंस इन टाइम और डिवीजन ऑफ वर्क, ये सभी रहेगा दोनों में। बट जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, बिलीव्स को लेके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। और सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है। आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर 10 month old चाइल्ड इंजेक्शन IM इंजेक्शन कैन बी गिवन इन। तो 10 महीने के बच्चे के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शन में डेल्टॉइड मसल्स, बटॉक्स, एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई, या फिर एब्डोमेन। तो ये बहुत ही अच्छे और सिंपल क्वेश्चन है पीडियाट्रिक के, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो 10 महीने के बच्चे के लिए इंजेक्शन की बात की जा रही है, तो कहाँ पर दिया जाएगा, एंटीरियर लेटरल थाई में। जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं जब उनको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाना होता है, तो बच्चों में जो मसल्स प्रेफर की जाती हैं वो क्या है, एंटीरियर लेटरल थाई। स्पेशली 1 year तक की एज के बच्चे क्या होगा, सी एंटीरियर लेटरल थाई। तो पीडियाट्रिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो है कि कौन सी मसल्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं बच्चों को, और कितनी एज तक है जो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि 10 month तक के बच्चों में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है कहाँ दिया जाएगा, एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई। नेक्स्ट इज फॉलो अप केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूबॉर्न विथ। न्यूबॉर्न बेबी है उसको फॉलो अप की केयर कब पड़ेगी, किस केस में पड़ेगी। ऑप्शन में है अम्बिलिकल कॉर्ड, T2 आर्टरीज एंड 1 वेन, मिलिया इज प्रेजेंट, हेड सर्कमफेरेंस 39 सेंटीमीटर, मंगोलियन स्पॉट्स आर देयर। तो यहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी है तो हेड सर्कमफेरेंस और जो आर्टरी को लेके यहाँ पर आपको लग रहा है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन रहती है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वेन्स और आर्टरीज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन होती है अम्बिलिकल वेन, 1 वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सेकंड है मिलिया। तो मिलिया भी रहते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके फेस पर वाइट वाइट स्पॉट टाइप से, दाने दाने टाइप से होते हैं, वो है। मंगोलियन स्पॉट्स भी होते हैं, कुछ ब्लू कुछ ब्लैक इस टाइप के। बट जो हेड सर्कमफेरेंस न्यूबॉर्न बेबी का कितना माना जाता है, एवरेज हेड सर्कमफेरेंस 34.5 सेंटीमीटर। यदि ये 37.6 से ज़्यादा है दैट मीन्स बेबी को कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल 34.5 हो गया, जो कि 13.5 इंच कह सकते हैं हम, सेंटीमीटर में कहें तो 34.5 सेंटीमीटर। बट ये एंड मंथ तक 37.6 हो जाता है। बट बहुत ही रेयर केस में बेबीज़ का यदि हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा निकलता है, तो या तो उनको हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन है, या फिर एट द बर्थ कुछ और प्रॉब्लम है। इसीलिए जब यहाँ पर कहा कि फॉलोअप केयर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब बेबी का हेड सर्कमफेरेंस कितना हो, 39 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में बेबीज़ को हमें रेफरल की और फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हेड सर्कमफेरेंस 39 सेंटीमीटर, क्योंकि जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है 34.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक ही होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम।
इनमें से कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? ऑप्शन में ऑरेंज, सार्डिन्स, सनलाइट या फिर मिल्क। तो सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम का इनमें से वो है सार्डिन्स। मिल्क में भी होता है कैल्शियम, सनलाइट से विटामिन डी मिलेगा, ऑरेंज से विटामिन सी मिलेगा, बट कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो दो ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन लगेंगे, मिल्क और सार्डिन्स। सार्डिन्स एक तरीके की मछलियाँ होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए यहाँ पर छोटी सी फिश दिख रही है आपको एक हाथ में, वो है सार्डिन्स। पीपल नीड कैल्शियम फॉर हेल्थी बोन्स एंड रेंड कप ऑफ कैंड सार्डिन्स इन ऑयल कंटेंट्स। तो यदि कोई भी पर्सन 569 ग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए है तो जो सार्डिन्स का ऑयल है इससे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये रिकमेंड एडल्ट्स के लिए ज़्यादातर इसको रिकमेंड किया जाता है कि यदि आपने हाफ सार्डिन्स भी खा ली तो 1000 mg कैल्शियम तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सार्डिन्स में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम। नेक्स्ट इज द पीरियड प्रिलिमिनरी टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज इन मैन when the disease agent has not yet entered man but the factors favoring its interaction with human host exist in the environment is known as। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी डिसीज़ है जो पर्सन में होने वाली है, प्राइमरी स्टेज पर है, बट जो डिसीज़ का पॉजिटिव एजेंट है वो पर्सन की बॉडी में एंटर नहीं हुआ है, बट जितने भी फैक्टर्स हैं वो उसके फेवर में हैं कि उस पर्सन की बॉडी में एंटर हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है ह्यूमन होस्ट के अंदर। तो ये क्या चीज़ें कहलाएंगी? प्री पैथोजेनेसिस, इंक्यूबेशन, प्री सिम्टोमेटिक या फिर पैथोजेनेसिस। यदि इन केस पॉजिटिव एजेंट एंटर हो जाता है ह्यूमन होस्ट में तब वो प्रोग्रेस क्या कहलाती? पैथोजेनेसिस, और डिसीज़ क्रिएट करता। और यदि डिसीज़ होने के बाद यदि उसकी बॉडी साइन सिम्टम्स शो करती तो वो कहलाता है इंक्यूबेशन। अभी तक उसने कोई सिम्टम ही शो नहीं करे हैं तो प्री सिम्टोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात आती है कि डिसीज़ का जो एजेंट है उसके आसपास है, उसके जो एनवायरनमेंट है, जो सभी फैक्टर्स हैं उसके फेवर में है कि वो ह्यूमन होस्ट की बॉडी में एंटर कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्री पैथोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? प्री पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट इज to improve the oxygenation of a client with acute respiratory distress syndrome who is receiving mechanical ventilation, the nurse should place the client in which position। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छे से पता होगा, और जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें इवन आपने ऐड में तक देखी होंगी, क्योंकि रिसेंट में कोविड के कारण जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हॉस्पिटल में सेकेंड वेव में, डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे थे बहुत सारे पेशेंट को जो होम आइसोलेट हैं, होम क्वारंटीन है, जिनको कोविड है, बट वो होम ट्रीटमेंट से ही, ओनली ओपीडी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकते हैं, तो उनको डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे थे कि आप इस तरीके से पोजीशन लें जिसके आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उनको हेल्प रहे। तो यहाँ पर यदि ARDS का पेशेंट है, कहा है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन ले रहा है, तो उसके लिए किस पोजीशन को आप प्रेफर करवाएंगे ताकि उसका ऑक्सीजन पैटर्न है जो इम्प्रूव रहे? प्रॉन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, सेमी फॉलोअर या फिर सुपाइन पोजीशन। ARDS है या फिर कोई भी और सिचुएशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, बट जो बेसिक है उसमें हमें क्या करना है? ऑक्सीजन पैटर्न इम्प्रूव करना है, पोजीशन बतानी है, तो वो कौन सी होगी? वो होगी प्रॉन पोजीशन। में पर्सन को 4 से 5 पिलो की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको क्या करना है कि आपको एक बार यदि आप प्रॉन पोजीशन में लेटते हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा तक है जो नहीं रहना है। कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट का टाइम ही सफिशियंट होगा, बट मोर देन 30 मिनट है जो नहीं लेना है एक बार पोजीशन। एक बार यदि आप प्रॉन पोजीशन में लेट जाते हैं तो आपको आफ्टर 30 मिनट के बाद है जो फिर स्ट्रेट हो जाना है, मतलब सीधा लेट जाना है। नेक्स्ट इज वाई इज फोलेट इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो फोलेट है जो प्रेग्नेंट वुमेन में क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ऑप्शन में टू हेल्प द प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू हेल्प प्रिवेंट मॉर्निंग सिकनेस, टू हेल्प प्रिवेंट द फटीग या टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, इनको कंसीव करने के टाइम से लेके या फिर कंसीव हो गया उसके बाद से एज सुन एज पॉसिबल फॉलेट एसिड है जो दिया जाना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन को डेवलप होने से बचा सकें।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पर फीमेल में नहीं होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बट उसका जो बेबी है यूट्रस में उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब फॉलेट एसिड की कमी होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन में फॉलिक एसिड और फॉलेट क्या काम करता है, बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से प्रिवेंट करता है। ये क्वेश्चन हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है, तो आप इसको याद रखें, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है आपको याद रखना। नेक्स्ट इज हु इज़ द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी रिसेंट में, हर्षवर्धन, नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर या फिर मनसुख मांडविया। तो अभी रिसेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो हर्षवर्धन भी रह चुके हैं, जेपी नड्डा भी हो चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर को लेके थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, बट रिसेंट के जो सेंट्रल और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, मनसुख मांडविया। कौन है, मनसुख मांडविया। सभी हेल्थ मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं कुछ मंथ पहले चेंज हुए हैं, तो आपको हेल्थ मिनिस्टर तो सबको याद होगा जब आप नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, बट इन केस जिनको भी ना पता हो कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़ में कौन है, तो एक बार प्लीज़ आप लोग मिनिस्ट्री जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और जो मोदी कैबिनेट के जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन सभी को एक बार पढ़ लें, क्योंकि आपके स्पेशली जो CHO लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर कौन है रिसेंट में, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट इज द बेनिफिशियर्स ऑफ RBSK प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो RBSK प्रोग्राम के जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं वो कौन है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछा है ऑप्शन में 0 to 18 ईयर, 0 to 6 ईयर, 0 to 10 ईयर या फिर 0 to 12 ईयर। तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है कब लाया गया था, ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2013 में। कब, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर इसके जो बेनिफिशियर्स एज ग्रुप रखे गए थे वो थे बर्थ से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे। कौन, 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे, जिनमें यहाँ पर उनके लिए डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले है जो इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज तक ट्रीट करवाई जानी थी। तो RBS के प्रोग्राम के आपको बेनिफिशियर्स पता चल गए कि 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं। फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर इसके बेनिफिशियर्स तो 0 से 18 साल तक के बच्चे होगा, बट इसमें क्या चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो जितने भी 0 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें कोई डिफेक्ट होता है एट द बर्थ तो उसको ट्रीट करवाया जाता है। डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिले में हिप डिसलोकेशन आ जाएगा आपको एट द बर्थ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर डिसेबिलिटीज़, तो ये क्या हो जाएंगे। RBS के प्रोग्राम के तहत जो टोटल 30 डिसीज, डिसेबिलिटी सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, वो ट्रीट है जो की जाती हैं। तो बेनिफिशियर्स ग्रुप 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में बेनिफिशियर्स ग्रुप के अलावा लॉन्चिंग डेट पूछ सकते हैं। तो लॉन्च कब हुआ था, फरवरी 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, NRHM के तहत फरवरी 2013 में। फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। तो साउथ ईस्ट एशिया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो एशिया में WHO का रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशिया में, तो आपको पता है कि WHO का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जनेवा में, बट यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया में कहाँ पर है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि इंडिया किस जोन में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि इंडिया किस जोन में आता है, तो इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया में। अब इसका हेडक्वार्टर है जो पूछा है कि वो कहाँ पर है, तो साउथ ईस्ट एशिया में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट है यहाँ पर, बट यहाँ पर WHO को लेके जब बात होती है तो WHO को लेके 20 से 25 क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या आते हैं। क्वेश्चन आता है कि WHO की थीम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रिसेंट में इसके जो मेन प्रेसिडेंट है वो कौन है WHO के, तो सॉरी चेयर पर्सन कौन है, इंडिया के कौन है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आती हैं एग्ज़ाम में। थीम कौन डिसाइड करता है हर एक हेल्थ डेज की, तो वो है WHO इंटरनेशनल हेल्थ डेज की। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन में जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 या मई 31। तो हम हर साल जो इंटरनेशनल योगा डे है कब मनाते हैं, तो हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं जून 21 को। कब मनाते हैं, जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे। तो हर साल जब हम, और ये 2015 से ही मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इनकेस पूछते हैं कि 2022 में हम कौन से नंबर का इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 2015 से स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स अभी 7 ईयर ही कंप्लीट होंगे इस साल, 2022 में हम मनाएंगे जून 2022 में। और यदि आपको थीम पूछते हैं तो 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, और 2022 की अभी डिसाइड नहीं हुई है। जितने भी इंटरनेशनल नेशनल डेज हैं उनको एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनकी थीम हो सकता है आपको लॉन्च डेट सबको याद रहती है, बट थीम है जो हर साल चेंज हो जाती है। तो वो आपको हर साल अपने आप को भी अपडेट करके रखना है कि 2021 की हेल्थ डे की थीम क्या थी, इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या थी। जितने भी डेज हैं वो सभी की थीम है जो चेंज होती रहती है। थीम के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना है कि कौन से ईयर में कौन सी थीम थी। तो हर साल हम जून 2021 को क्या करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। और ये 2015 से ही मनाना हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट इज ओम्फेलोसील इज अ बर्थ डिफेक्ट विजिबल एज, तो ओम्फेलोसील है जो कि एक बर्थ डिफेक्ट है, ये देखने को कब मिले, कहाँ पर देखने को मिलेगा। स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, विजिबल लंप इन द ग्रोइन एरिया, फिस्टुला बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी सिस्टम, या फिर डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्लाइकस। तो ओम्फेलोसील की एग्जाम में आपको इमेज आती है हमेशा, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो इमेज जरूर आती है। तो यहाँ पर आपको इमेज देख के अंदाजा हो जाएगा। तो ये रहा ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील क्या है, एक बर्थ डिफेक्ट है इन विच एन इन्फेंट्स इंटेस्टाइन और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ अ होल इन द बेली बॉटम। नेवल एरिया के यहाँ पर एक होल होता है, सील का मतलब होता है कोई भी होल होना। तो यहाँ पर ओम्फेलोसील का मतलब क्या होता है कि एब्डोमिनल वॉल में अम्बलाइकस के यहाँ पर कुछ डिफेक्ट होना, जिसके कारण जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो क्या होते हैं, इंटेस्टाइन और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन बॉडी के बाहर आ जाते हैं। द इंटेस्टाइन आर कवर्ड ओनली विद थिन लेयर ऑफ टिश्यू एंड कैन बी इजीली सीन। तो इस टाइप के केस में यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, पूरी इंटेस्टाइन और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन आप देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही पतली टिश्यू की जो थिन लेयर होती है उससे कवर होते हैं। तो यहाँ पर ओम्फेलोसील यदि आपको इस तरीके से याद ना हो तो आप ये जो इमेज है ये देख के याद कर सकते हैं। और एक सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि नेवल पार्ट है जो वहाँ पर एक होल रहेगा जिसके कारण, और ये बर्थ डिफेक्ट है, बाद में नहीं होता है, एट द बर्थ होने वाला डिफेक्ट है, बेबी इसी के साथ पैदा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन और जो भी एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पर डिफेक्ट होना, जिसके कारण पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन, पूरे बॉडी के ऑर्गन नहीं, ओनली एब्डोमिनल ऑर्गन आउटसाइड रहेंगे बॉडी के, बट बहुत ही थिन और पतली लेयर से क्या रहेंगे, कवर रहेंगे टिश्यू लेयर से। नेक्स्ट इज सिंगल डीप क्रिएज अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाम इज टिपिकली सीन इन। तो सिंगल डीप क्रिएज देखने को मिलेंगे कहाँ पर, पाम पर, जो हथेली है उस पर। तो किस में देखने को मिलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन में, डाउन सिंड्रोम में, सिंडेक्ली या फिर पॉटर सिंड्रोम। तो आप अपनी हथेलियाँ देखिए, उसमें कितनी सारी रेखाएं होंगी, कितने सारे क्रीज होंगे, बट जब एक ही सिंगल डीप क्रीज रहेगा, एक ही रेखा रहेगी आपके पूरे हाथ पर, किसी भी तरीके का और कुछ नहीं देखेगा आपको, तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, किसी डिसीज में होने वाली सिचुएशन है। तो ये क्या कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम। ये देखिए यहाँ पर दो हथेली दी हुई हैं जो नॉर्मल पर्सन के हाथ रहते हैं बच्चों के,
बड़ों के भी इवन ऐसे बच्चे की हथेली है तो छोटे छोटे क्रीज दिख रहे हैं आपको, बट जो सिंगल पाल्मर क्रीज दिख रही है हथेली पर ओनली एक ही आप क्रीज देख पा रहे हैं, तो एक इसमें देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज, न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी? 16 to 18, 20 to 32, 28 to 30 या फिर 30 to 36। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगी न्यूबॉर्न बेबी की कितनी होती है? 30 से 40 तक होती है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कितनी होगी? 30 से 36। यहाँ पर ये देखिए एक छोटी सी टेबल दी हुई है, न्यूबॉर्न बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है? 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। जब बच्चा 1 से 6 महीने तक का हो जाता है 30 से 50 में हो जाएगी, 6 से 12 में 24 से 46 ब्रीथ हो जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये घटती जाएगी, मोर देन 12 ईयर में नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 30 से 36 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑर्टेलनी साइन इंडिकेट्स। तो यदि ऑर्टेलनी साइन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में हिप डिसलोकेशन, कार्डियक एनामली, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इम्परफोरेट एनस। तो पॉजिटिव ऑर्टेलनी साइन कब देखने को मिलता है? जब क्या हो? हिप डिसलोकेशन की सिचुएशन हो। यहाँ पर ये देखिए हिप डिसलोकेशन को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ऑर्टेलनी टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाता है। ऑर्टेलनी टेस्ट इज यूज्ड इन डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप इन न्यूबॉर्न। It is performed to determine whether the hip is dislocable, that is where the femoral head can be pushed out of the acetabulum and examination। तो क्या किया जाता है कि जो फीमर बोन है आपकी एसिटाबुलम कैविटी में है या नहीं उसको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। नॉर्मली रहती है बट ऑर्टेलन टेस्ट में क्या होगा? बाहर की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स क्या? हिप डिसलोकेशन की सिचुएशन डेवलप है। यदि पॉजिटिव ऑर्टेनली टेस्ट आता है, ऑर्टेनली साइन देखने को मिलता है, दैट मीन्स बेबी में हिप डिस्प्लासिया या फिर हिप डिसलोकेशन की सिचुएशन है। नेक्स्ट इज रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ। तो जो रूटीन बीपी चेकअप होता है तो बच्चों में किस एज से स्टार्ट कर दिया जाता है? ऑप्शन में 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर्स। तो बच्चों में यदि पूछा जाता है तो ब्लड प्रेशर किस एज से स्टार्ट कर दिया जाता है चेक करना? तो ये होता है 3 साल के बाद से, आफ्टर द एज ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 3 ईयर से। जो बेबीज़ होते हैं बिलो 3 ईयर्स तक के उनमें ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया जाता, पल्स रेट से ही चेक कर लिया जाता है। बट यहाँ पर रूटीन चेकअप पूछा है बीपी को लेके तो मोर देन 3 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द बटक्स, बैक एंड सैक्रल रीजन ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी में आपने ब्लू और ब्लैक कलर के क्या देखे होंगे? बटक्स पर, बैक पर, सैक्रल रीजन पर कुछ मार्क देखे होंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? मंगोलियन स्पॉट, वर्निक्स सिजोसा, लेन्यूगो या फिर बटक्स मोल। तो यहाँ पर जो वर्निक्स सिजोसा है तो वो तो चीज़ी सब्सटेंस होता है जो कि बेबी डिलीवर होने के बाद पूरी बॉडी पे कवर अप होगा, लगा रहता है वाइट कलर का चीज़ी सब्सटेंस। अब यहाँ पर कहा है कि ब्लू और ब्लैक टाइप का जो बॉडी पर स्पॉट टाइप से देखने को मिलेंगे तो क्या कहलाता है? मंगोलियन स्पॉट। क्या कहलाएगा? मंगोलियन स्पॉट। लेन्यूगो तो बेबी की बॉडी पर जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं जो कि लिम्स को कवर करते हैं, बैक साइड कवर करते हैं, दोनों हाथों को, फेस पर भी रहेंगे छोटे छोटे जो टिनी हेयर टाइप से रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हेयर जिसको हम रॉम कहते हैं हिंदी में, तो वो प्रेजेंट रहेंगे तो वो तो लेन्यूगो कहलाएंगे। बट जो यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिल रहे हैं बटक्स सैक्रल रीजन पर, तो ये क्या है? मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ टेकिंग PKU इज। तो PKU का सैंपल हमें कब लेना चाहिए? ऑप्शन में है 24 आवर आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, 24 to 48 आवर आफ्टर फर्स्ट फीड या फिर आफ्टर पासिंग द मेकोनियम। तो यहाँ पर फिनाइल कीटो यूरिया का जो हमें सैंपल लेना है एक कब लेना है बेबीज़ में? तो ये हमें लेना है जब बेबी क्या कर ले? 24 घंटे के बाद, पहली यूरिनेशन के 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर ऑफ द फर्स्ट यूरिनेशन।
तो यहाँ पर ऐसा क्यों करना है? PKU test is done a day or two after your baby's birth. The test is done after your baby is 24 hours old and after your baby has ingested some protein in the diet to ensure the accurate result. तो फिनाइल कीटोयूरिया में जो फिलानीन होता है उसको हमें चेक करना होता है, तो उसके लिए हम, जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर के लिए चेक किया जाता है PKU, तो हमें जब PKU लेना है तो क्या करना है कि बेबी ऑलरेडी 24 आवर का हो गया हो, उसने क्या किया हो, जब 24 आवर का हो जाएगा तभी तो ब्रेस्ट मिल्क लेगा और उसकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स जाएंगे जिससे एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जब बेबी 24 आवर आफ्टर हर फर्स्ट यूरिनेशन, बेबी ने 24 आवर डिलीवर होने के बाद अपना यूरिनेशन है जो पास आउट कर दिया है, तब हम PKU सैंपल लेंगे। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर। तो एक सब सेंटर से कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है? ऑप्शन में है 3000 इन हिली एंड 5000 इन प्लेन, 2000 इन हिली 4000 प्लेन, 2000 हिली एंड 5000 इन प्लेन, या फिर 3000 इन हिली एंड 6000 इन प्लेन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको याद है। SC, PSC और CSC में जो पॉपुलेशन नॉर्म्स होता है कि कितनी पॉपुलेशन के लिए एक CSC PSC होगा। तो यदि हिली पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो 3000 में, जो प्लेन एरिया है तो 5000 में। क्या है, सब सेंटर के लिए पॉपुलेशन नॉर्म्स है। नेक्स्ट इज ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। ओपन वायल पॉलिसी सभी वैक्सीन में एप्लीकेबल है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है DPT, टिटनस टॉक्साइड, BCG या फिर पेंटा वैक्सीन। तो ओपन वायल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो वैक्सीन की वेस्टेज है, बोथ वैक्सीन्स की वेस्टेज है, चाहे वो गवर्नमेंट ने इशू की हो या प्राइवेट ने इशू की हो, उनकी वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं तो क्या कहलाती है, ओपन वायल पॉलिसी। और जो कि भारत में 2013 में ही इंट्रोड्यूस की गई थी, देन आफ्टर इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था 2015 में। तो ओपन वायल पॉलिसी जिन वैक्सीन के लिए एप्लीकेबल मानी जाती है तो वो कौन कौन सी हैं? OPV वैक्सीन, DPT, TT, हेपेटाइटिस B, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है वो। तो ये सभी में क्या रहेंगी, बट जिसमें नहीं होगी मीजल्स, BCG, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो आपको ये 3 वैक्सीन याद रखना है, इससे आप बाकी अपने आप याद रहेंगी कि मीजल्स, BCG और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी सब में होती है। तो इससे आपको, क्योंकि जो ज़्यादा वैक्सीन के नाम है वो आप भूल सकते हैं, बट जो ओनली 3 है तो इसमें नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी हैं? BCG, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। और वैक्सीन वायल पॉलिसी कब आई थी भारत में? 2013 में, जिससे रिड्यूसिंग बोथ वैक्सीन वेस्टेज, तो वैक्सीन की वेस्टेज को कम किया जा सके, इसीलिए इसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ MR वैक्सीन। तो MR वैक्सीन को किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस। तो MR वैक्सीन है कहाँ एडमिनिस्टर की जाती है? सबक्यूटेनियस एरिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट इज एलिजिबल कपल्स बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ। तो जो एलिजिबल कपल होते हैं वो किस एज ग्रुप के लोग होंगे? 15 से 35 साल के, 15 से 32 साल के, 25 से 45 साल के, या फिर 15 से 44 साल तक के। तो जो एलिजिबल कपल होते हैं किस एज ग्रुप के होते हैं 15 से 44 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे, मतलब कि चाइल्ड बियरिंग एज है, फर्टाइल एज रहेगी इस टाइम पर। तो ये किस में आएंगे? एलिजिबल कपल में। नेक्स्ट, नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिसीज मलेरिया। मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाले वेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन में फीमेल एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज, एडीज, फीमेल क्यूलेक्स। तो वेक्टर है जो कि मलेरिया को ट्रांसमिट करता है वो क्या है? फीमेल एनाफ्लीज। नेक्स्ट इज कलर ऑफ मेकोनियम। तो बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेकोनियम, उसका कलर कौन सा होता है? ऑप्शन में डैम ब्लू, डार्क येलो या फिर लाइट येलो। तो मेकोनियम जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है वो कैसे होता है? ग्रीनिश ब्लैक टाइप का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो क्या होगा आपका आंसर? डार्क ग्रीन कलर का। बेबी की फर्स्ट पोटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेकोनियम स्टूल या फिर फर्स्ट पासिंग स्टूल। तो किस कलर का होता है? डार्क ग्रीन कलर का होगा या फिर डार्क ग्रीनिश ब्लैक टाइप का होगा।
तो क्या है, मेकोनियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा स्टिकी होगा। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपके फेस पर जो पिगमेंटेशन देखे होंगे आपने, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में मेलेनिन, लाइना निग्रा, लाइना अल्बा या फिर कोलाज्मा। तो प्रेगनेंसी में आपने फेस पर बटरफ्लाई स्पॉट टाइप से देखे होंगे, दोनों चीक्स पर, फोरहेड पर, चिन पर आपने ये चीज़ें देखी होंगी। इसमें छोटे छोटे स्पॉट टाइप से आप देखेंगे पिगमेंटेशन होंगे, वो क्या है? तो कोलाज्मा, जिसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी मास्क पूछते हैं हम, तो क्या है? कोलाज्मा। बटरफ्लाई पिगमेंटेशन टाइप से आप दोनों चीक्स पर, फोरहेड पर और चिन पर देखेंगे, तो क्या है? कोलाज्मा। जब यदि इसी टाइप के स्पॉट नॉर्मल स्किन पर हो, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में हो, तो ये क्या कहलाते हैं? मेलाज्मा। बट प्रेगनेंसी में होते हैं तो क्या कहलाएंगे? कोलाज्मा। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है कौन कंट्रोल कर रख देगा? MSH, ADH, ऑक्सीटोसिन या फिर ACTH। तो ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज द गैस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रायो सर्जरी। तो क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस है जो यूज़ की जाएगी? तो क्रायो सर्जरी में क्या होगा कि कोल्ड टाइप से, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, जो कि जिस भी टिश्यू के लिए हमें रिमूव करना होगा वहाँ पर क्या किया जाता है? क्रायो है जो परफॉर्म किया जाता है। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है दैट इज यूज्ड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू फ्रीज एंड रिमूव द एबनॉर्मल टिश्यू। जितने भी एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं उनको या तो फ्रीज किया जाता है इतनी ज़्यादा कोल्ड से, और उनको देन आफ्टर रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या कहलाती? क्रायो सर्जरी। और ठंडक के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं? यदि आप क्रायो सर्जरी भी याद ना हो आपको, तो फ्रिज में कौन सी गैस रखी जाती है? वो होती है नाइट्रोजन, जिसके कारण क्या होता है? फ्रीजर और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो क्या करते हैं? कूलिंग देते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि क्रायो सर्जरी में जो गैस यूज़ होगी वो क्या होगी? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन में है एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में 30 to 34% जो डेथ होती हैं फीमेल्स की, मैटरनल डेथ की बात हो रही है, तो वो किसके कारण होती है? हेमरेज के कारण। सबसे ज़्यादा डेथ किसके कारण होती है? हेमरेज के कारण। नेक्स्ट इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का क्या मतलब है? बर्निंग मिक्चुरेशन, सीवियर टाइप ऑफ डायरिया, सीवियर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन या फिर सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरेमेसिस का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग होना। ग्रेविडेरम का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट स्टेट में है। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होगा सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो किस केस में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होंगी? ऑप्शन में है हाई फीवर, इन्फेक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज या फिर डायबिटीज़। तो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट कब रहती हैं? जब आपको फीवर हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, या फिर कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं कि जब भी इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो तो उस टाइम पर, या फिर आपको कोई इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ हो तो नहीं एडमिनिस्टर की जाएंगी। बट यदि आपको डायबिटीज़ है तब तो आपको है जो क्या होगा? वैक्सीन लगवाई जाएगी। अभी जो थर्ड डोज लग रहा है, बूस्टर डोज लग रहा है इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन को लेके, तो वो जो कोमॉर्बिड पर्सन है, उनको कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उन्हीं केस में आ जाएंगे, तो वैक्सीन उनके लिए लगेगी। तो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। हाई फीवर है, इन्फेक्शन है, आपको कोई इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ है, या फिर कोई आपको एलर्जिक पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी है, नहीं लगाई जाएंगी। बट यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? डायबिटीज़ है, तो इस केस में वैक्सीन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। डिले इन फॉलिंग अस्लीप इज नोन एज। ऑप्शन में लेट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया, एक्यूट इंसोम्निया या फिर इनिशियल इंसोम्निया। तो डिले इन फॉलिंग अस्लीप तो क्या कहें? तो ऑप्शन है लेट इंसोम्निया, क्रॉनिक, एक्यूट या फिर इनिशियल इंसोम्निया। तो आई होप आपको आज की जो सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।